प्रिय विद्यार्थियों, इतिहास दर्शन पढ़ रहे हैं और हमारा अध्याय चल रहा था तथ्य और व्याख्या के बीच संबंध। जब यह अध्याय प्रारंभ हुआ था उस समय मैंने ये कहा था कि यदि हम तथ्य को समझ लें, व्याख्या को समझ लें, तो इनके मध्य संबंध स्थापित करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। तथ्य को समझने का मतलब तथ्य क्या होते हैं, व्याख्या को समझने का मतलब व्याख्या क्या होती है, व्याख्याएं क्या होती हैं। अब आप यदि याद करें तो सबसे पहले हमने तथ्य की परिभाषा पढ़ी थी। उसके बाद में हमने ये पढ़ा था कि तथ्यों से इतिहास की रचना होती है। उसके बाद में हमने ये पढ़ा था, विद्वानों का एक दृष्टिकोण मैंने आपको बताया था, जो एक कालखंड तक बना रहा वह दृष्टिकोण। उसमें यह कहा गया था कि तथ्य स्वयं प्रकाशमान होते हैं और तथ्य स्वयं बोलते हैं। इतिहासकार को उनके साथ प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद इस विचार का खंडन आया और उस खंडन का अत्यधिक स्वागत भी हुआ। यह कहा गया कि नहीं, तथ्य स्वयं नहीं बोलते हैं, तथ्यों को इतिहासकार बुलवाता है। तथ्य स्वयं प्रकाशमान नहीं होते हैं, इतिहासकार उनमें प्रकाश भरता है। और इस संबंध में अपन ने विस्तार से बात की थी। उसके बाद हमने यह देखा था, यह जानने की कोशिश की थी कि एक सामान्य तथ्य में और एक ऐतिहासिक तथ्य में अंतर क्या है। उसके बाद हमने यह जानने का प्रयास किया था कि एक ऐतिहासिक तथ्य में और एक विशिष्ट ऐतिहासिक तथ्य में अंतर क्या है। एक ऐतिहासिक तथ्य को कोई इतिहासकार विशेष अपनी किसी धारणा को सही सिद्ध करने के लिए, या वो जो निष्कर्ष निकाले हैं उसने, उन निष्कर्षों को सही सिद्ध करने के लिए और तथ्यों के बीच में से ऐतिहासिक तथ्य निकाल के लाता है, और ऐतिहासिक तथ्यों के बीच में से जो विशिष्ट ऐतिहासिक तथ्य निकाल कर लाता है, उन तथ्यों का अपना एक अलग महत्व होता है। उसके बाद हमने ये देखा था कि व्याख्या क्या होती है, और व्याख्या के अनेक प्रकार मैंने आपको बताए थे, और यह बात स्पष्ट हो गई थी कि तथ्य तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन व्याख्या भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। मैं आगे आपको बताऊंगा। कुछ इतिहासकारों का तो, कुछ दार्शनिकों का तो यह दृष्टिकोण ही रहा है कि वस्तुतः इतिहास होता ही व्याख्याओं का इतिहास है। और E.H. कार ने अपनी पुस्तक इतिहास क्या है में यह कहा है कि व्याख्याएं हैं वो तथ्यों से ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। लेकिन उनका यह भी कहना था कि जब आप व्याख्याएं करें तो आपके पास पर्याप्त तथ्य होने चाहिए। और वो ये मानते थे, उनका ये कहना था कि व्याख्याएं तो वस्तुतः इतिहास को जीवन देने वाले रक्त के समान होती हैं। जब रक्त ही नहीं होगा किसी के शरीर में तो वो जिंदा नहीं रह सकता। इतिहास में व्याख्याएं नहीं होंगी तो इतिहास रहेगा नहीं। यहाँ इतिहास रहेगा नहीं का मतलब ये है, इतिहास लेखन नहीं रहेगा। बाकी बात आप समझते ही हैं। तो व्याख्याओं को अर्थ देने का काम कौन करता है? व्याख्याओं को अर्थ देने का काम वे लोग करते हैं जो व्याख्याओं का अध्ययन करते हैं। एक इतिहासकार ने तथ्य जुटाए, उन पर काम किया, उनकी व्याख्याएं की, विश्लेषण किया, दूसरे तथ्यों के साथ अपने तथ्यों की पुष्टि की, और उसके बाद एक निष्कर्ष दिया। उस निष्कर्ष को जब दूसरे इतिहासकार पढ़ते हैं या आने वाली पीढ़ी पढ़ती है, तो वो अपने दृष्टिकोण से उसने जो तथ्य दिए हैं और उन तथ्यों की जो व्याख्या प्रस्तुत की है, उस व्याख्या का वो अध्ययन करते हैं, और उसके बाद उस व्याख्या के आधार पर और पूर्व इतिहासकार ने जो अपना निष्कर्ष दिया है उस निष्कर्ष की यदि पुष्टि करते हैं तो भी वे उसे एक अर्थ प्रदान करते हैं, और यदि कोई नया विचार सामने लेकर आते हैं तो भी वो व्याख्या को एक अर्थ प्रदान करते हैं।
तो व्याख्या को अर्थ प्रदान कर देने के बाद ही वह इतिहास बनती है। यह बात इतिहास के एक विद्यार्थी को अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए। और जब हम यह काम करें, हम इतिहास के किन्हीं तथ्यों के आधार पर, किन्हीं विशिष्ट तथ्यों के आधार पर, उन तथ्यों के आधार पर की गई व्याख्या के आधार पर या विशिष्ट व्याख्या के आधार पर दिए गए निष्कर्ष का अध्ययन करते हैं, तो फिर हम एक इतिहास को समझने की एक सुनिश्चित प्रक्रिया के अंतर्गत होते हैं। और इस प्रक्रिया के अंतर्गत, इस प्रक्रिया में चलते हुए, इस प्रक्रिया में रहते हुए और हमें पूरी सावधानी बरतनी पड़ती है। बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो लिखी हुई नहीं होती। लिखी हुई बातों की पृष्ठभूमि में भी बहुत सी बातें होती है जो इतिहास के एक जागरूक विद्यार्थी को समझनी चाहिए, समझने का अभ्यास उसे कर लेना चाहिए। और E.H. कार ने तो कहा भी है, E.H. कार हमें बार बार मार्गदर्शन देते हैं। उनकी एक पुस्तक है इतिहास क्या है, वो आपने पढ़ ली होगी। यदि आप इतिहास में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम कर रहे हैं तो फिर अब तक आपको वो पुस्तक पढ़ लेनी चाहिए थी। यदि आपने नहीं पढ़ी है तो उस पुस्तक को अवश्य पढ़िए। इतिहास के संदर्भ में अपने देश की, अपने भारत की भी अपनी व्याख्या है, अपनी धारणा है, अपने निष्कर्ष हैं। मैं इसे यूं कह सकता हूं कि भारत का भी अपना एक इतिहास दर्शन है। जहां वह अध्याय आएगा मैं विस्तार से उसकी बात बताऊंगा। लेकिन चूंकि हम एक बड़े कालखंड में अंग्रेजों के अधीन रहे, यहाँ जो शिक्षा पद्धति आधुनिक शिक्षा पद्धति के नाम पर लाई गई और उसमें इतिहास के अनुशासन को जिस ढंग से समझाया गया, जिस आधार पर समझाया गया, वह आधार यूरोपीय था। इसलिए आज भी हम जो बातें करते हैं इतिहास दर्शन की, उन बातों की पुष्टि हम यूरोपीय विद्वानों द्वारा दी गई व्याख्याओं के आधार पर ही करते हैं। इसलिए मैं बार बार E.H. कार का नाम लेता हूं। तो E.H. कार ने यह कहा कि जब भी आप इतिहास की कोई किताब पढ़ें तो हमेशा कान लगाकर उसके पीछे की आवाज सुने। यदि आपको कोई आवाज सुनाई नहीं देती है तो आप बहरे हैं और आपका इतिहासकार किसी काम का नहीं है। और यदि आपको आवाज सुनाई देती है तो फिर आपको उस आवाज को बहुत ध्यान से सुनना चाहिए और वो इतिहासकार जो बात कह रहा है उसकी परिपुष्टि अपनी मेधा के आधार पर, उपलब्ध तथ्यों के आधार पर, दूसरे विद्वानों द्वारा दिए हुए तथ्यों, व्याख्या और निष्कर्ष के आधार पर करनी चाहिए। इतिहास का अर्थ ही व्याख्या है। इसे व्याख्याओं की गुठली पर लिपटा हुआ गुदा मानते हैं इतिहासकार, व्याख्याकार। कहते हैं कि व्याख्याएं तो हैं गुठलियां और उसके चारों तरफ जो गुदा है वो है इतिहास, और वो गुदा है वो विवादास्पद भी हो सकता है। आप सिर्फ गुदे को देखकर यह नहीं बता सकते कि इसका स्वाद कैसा होगा। और यदि एक ही गुदे को चखने वाले अलग अलग लोग होंगे तो उनके लिए वह स्वाद भी अलग अलग हो सकता है। तो बहुत सारे इतिहासकारों ने तो ये कहा कि तथ्य गौण होते हैं। जैसे मैं नाम बताता हूं दो तीन, डिल थे, क्रोचे और कालिंगवुड। इन तीन आदमियों ने व्याख्याओं को तथ्यों से ज्यादा महत्व दिया। बस आप इतनी बात याद रखिए। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी दृष्टि से इतिहास के अध्ययन में व्याख्याओं की उपेक्षा नहीं की जा सकती, और जब व्याख्याओं की उपेक्षा नहीं हो सकती तो तथ्यों की उपेक्षा भी नहीं हो सकती। अब एक बड़ा प्रश्न है
और वह आप लोगों को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। ये मैं कह चुका हूं बार बार कि जब मैंने दूसरे विज्ञानों की बात की थी, विज्ञान के बजाय मैं साइंस कहना पसंद करूंगा, है ना। एक तो ऐतिहासिक व्याख्या होती है और एक वैज्ञानिक व्याख्या होती है, ये मैंने जब आपको बताया था। और जब वैज्ञानिक व्याख्या की बात होती है तो विज्ञान का अर्थ है वो भारतीय अर्थ नहीं है। जिसे यूरोपीय लोग साइंस मानते हैं वह भारत का विज्ञान नहीं है। तो उस साइंस के परिप्रेक्ष्य में जो व्याख्याएं होती हैं, और यदि उसको अपन ऐतिहासिक व्याख्या भी मान लें, हम ये मान लें कि इतिहास की व्याख्या भी वैज्ञानिक व्याख्या है, और ये मानना भी चाहिए इतिहास के विद्यार्थी को, क्योंकि इतिहास का विद्यार्थी इतिहास को दूसरे लोगों से ज्यादा समझता है। तो ये हमेशा होता है कि जो अतीत में घट गया उसकी व्याख्या आप वर्तमान में कर रहे हैं। जो साइंस के लोग हैं और वो साइंस की व्याख्याओं को ही ज्यादा प्रामाणिक मानते हैं, ज्यादा वस्तुनिष्ठ मानते हैं, उन्होंने यही तो कहा कि हम एक प्रयोग एक बार करके दिखाते हैं और वह प्रयोग हम दूसरी बार भी करके दिखा सकते हैं। हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन का 1 परमाणु लेकर आप पानी का एक अणु बना सकते हो, और वो बार बार बनाया जा सकता है। वो भारत में भी बन जाएगा, वो अमेरिका में भी बन जाएगा, वो अफ्रीका में भी बन जाएगा। लेकिन इतिहास के साथ जो जो विशेष बात है वह यह है कि अतीत की जो घटनाएं हैं उनको हम दोबारा नहीं घटा सकते। हल्दी घाटी दोबारा नहीं हो सकता, वाटरलू दोबारा नहीं हो सकता, मैग्ना कार्टा दोबारा नहीं हो सकता, चाणक्य दोबारा नहीं हो सकता। कुछ भी दूसरी बार नहीं हो सकता। तो जब दूसरी बार नहीं हो सकता, जो घटा है उसको हम प्रत्यक्ष रूप से देख नहीं सकते, अनुभव नहीं कर सकते, तो हमारे सामने विकल्प एक ही बचता है कि अपनी बुद्धि के अनुसार हमारे पास जो सामग्री है उस सामग्री की व्याख्या के अनुसार, उस सामग्री में एक सामग्री से दूसरी सामग्री की परिपुष्टि के अनुसार हम अतीत को जिंदा करने की कोशिश करते हैं। हम अतीत को अपनी कल्पना में पुनर्गठित करने की कोशिश करते हैं कि वो दोबारा कैसे घट सकता है, और वह हर इतिहासकार के मन में, उसके मस्तिष्क में एक ही तरह से नहीं घट सकता। और यही कारण है कि समान तथ्यों के आधार पर की जाने वाली व्याख्याएं भी अलग अलग निष्कर्ष दे देती हैं, और हम उन निष्कर्षों में उलझे हुए ही आगे बढ़ते हैं। सत्य के अन्वेषण का, सत्य की खोज का काम इसी तरह से आगे बढ़ता है, और यही इतिहास की विशेषता भी है। हम ये कह सकते हैं, जो वैज्ञानिक व्याख्या की बात करने वाले लोग हैं उनको हम ये कह सकते हैं कि हमारे सामने चुनौती हमेशा बड़ी होती है, क्योंकि हम अतीत को दोबारा जीवित नहीं कर सकते, हम उसको करने की कोशिश करते हैं। तो क्रोचे ने ये कहा, इसीलिए कहा कि हर इतिहास समसामयिक इतिहास होता है। और कॉलिंगवुड ने आगे जाके इस बात को इस तरह से कहा कि भाई इतिहास है वो वर्तमान का ही होता है, विचार का इतिहास होता है। तो यदि हम क्रोचे और कॉलिंगवुड की बात को मिला दें तो इस तरह से कह सकते हैं कि हर इतिहास समसामयिक होता है, हर इतिहास विचार का इतिहास होता है। यदि मैं आपके सामने चाणक्य की बात करता हूं और आज की तिथि में बात कर रहा हूं, और आप भी जानते हैं कि चाणक्य की बात की जा रही है, इसका मतलब ये हुआ कि चाणक्य आपके मस्तिष्क में जीवित है और वो मेरे मस्तिष्क में भी जीवित है। इसीलिए वो हमारे लिए समसामयिक हो गया। जो हमारी स्मृति में नहीं है, जिनके तथ्य हमारे पास नहीं है, वो समसामयिक हो ही नहीं सकता, और उसकी अपन बात भी नहीं कर सकते। इसीलिए आप ये बात याद कर लीजिए, ये आपको बार बार कोट करना पड़ेगा, बार बार उद्धृत करना पड़ेगा कि भाई क्रोचे ने ये कहा कि सभी इतिहास समसामयिक होते हैं, और इतिहास लेखन आवश्यक रूप से वर्तमान की आंखों से देखा जाता है और वर्तमान की समस्याओं के प्रकाश में ही देखा जाता है। मैंने उदाहरण भी दिए थे कि एक युग था जब बाल विवाह को
ठीक ठहराया जाता था, सती प्रथा को ठीक ठहराया जाता था। अमेरिका की बात करें तो लोग दास प्रथा के पक्ष में बात करते थे, और आज सब कुछ बदल गया है। तो उस समय के इतिहासकार ने जो लिखा वो तब का समसामयिक था, और आप जो लिखेंगे या आप जो लिखा हुआ पढ़ रहे हैं वो अब का समसामयिक है। लेकिन तब का समसामयिक भी हमारे लिए अब का समसामयिक है, क्योंकि उन्होंने जो काम किया, जो काम करके वो छोड़कर गए, वो हमारे सामने है। जो चीजें सामने होंगी, चाहे वो तथ्यों के रूप में हो, चाहे व्याख्या के रूप में हो, चाहे निष्कर्षों के रूप में हो, वो समसामयिक ही होंगी। बस यह आप याद रखिए। और कालिंगुड ने थोड़ा इसको और स्पष्ट किया कि भाई आप बिना विचार किए तो इतिहास लिख नहीं सकते। आपको विचार तो करना ही पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा। जो सोच नहीं सकता वो इतिहास नहीं लिख सकता। हम किसी पागल आदमी से अपेक्षा नहीं कर सकते कि वह इतिहास लिख सकता है। तो जो चिंतन है, जो सोचना है, वो मेधा से आता है। मैं उसको थोड़ा सरल कर दूं तो वो हमारी अक्ल से आता है, हमारी बुद्धि से आता है। और इतिहासकार को इस दृष्टि से पूरा जागरूक होना चाहिए। तो इसी प्रकार की बात एक विद्वान हुए हैं ऑक्सफोर्ड, उन्होंने कही कि भाई इतिहास इतिहासकार का अनुभव है। वैज्ञानिक व्याख्या करने वाले लोग या कहते हैं कि इतिहास में वैज्ञानिक व्याख्या नहीं हो सकती, क्योंकि जो घटनाएं पीछे घट चुकी हैं वो दोबारा नहीं घट सकती। हमने एक पेड़ लगाया, दूसरी बार भी हम आपको वही पेड़ लगा के दिखा सकते हैं। लेकिन ऑक्सफोर्ड ने इस बात का जवाब अपने तरीके से दिया। उन्होंने कहा कि इतिहासकार का अनुभव है, और इतिहासकार के अलावा कोई भी दूसरा इतिहास का निर्माण कर नहीं सकता, इतिहास लिख नहीं सकता। जो अनुभव करता है वही इतिहास लिख सकता है, और वो अनुभव तभी करता है जब उसके सामने इतिहास लेखन के रूप में जो लोग इतिहास लिख चुके हैं उस सामग्री के रूप में, यह समझ लीजिए कि उनको आप तथ्य भी मान सकते हैं, उनको व्याख्याएं भी मान सकते हैं, और उनके दिए हुए निष्कर्ष भी मान सकते हैं। लेकिन एक बात इसके साथ जुड़ती है। अभी मैंने आपको जैसे बाल विवाह के या दास प्रथा के या सती प्रथा के उदाहरण में यह स्पष्ट किया था कि आज परिस्थितियां बदल गई हैं। परिस्थितियां बदलने का मतलब क्या है? सती कोई महिला आज भी हो सकती है, बाल विवाह आज भी हो सकता है कहीं कोई दास प्रथा किसी कबीले में या कहीं कोई दूर चल रही हो। लेकिन जैसे ही पता चलता है लोग विरोध में खड़े हो जाते हैं, कानून भी विरोध में खड़ा हो जाता है, समाज भी विरोध में खड़ा हो जाता है, और एक थोड़े लोगों द्वारा की हुई इस तरह की किसी भी गतिविधि को वो स्वीकार नहीं करता। इसका कारण क्या है? क्या बदल गया? बदल गए मूल्य। तो तथ्यों और मूल्यों के बीच में एक इंटरडिपेंडेंस होती है, यानी ये अन्योन्याश्रित हैं, एक दूसरे पर आश्रित हैं। इसलिए इतिहासकार को अतीत का अध्ययन करते समय जिन लोगों ने हमारे सामने इतिहास की सामग्री उपलब्ध करवाई है, उस सामग्री को पढ़ते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि यह सामग्री जब तैयार की गई थी उस समय समाज के मूल्य क्या थे, यह हमको ध्यान रखना चाहिए। मूल्यों पर तथ्यों का प्रभाव पड़ता है और तथ्यों पर मूल्यों का प्रभाव पड़ता है, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। चाहे वो स्वाधीनता हो, चाहे वो न्याय हो, चाहे वो समानता हो, चाहे वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो, ये सारी चीजें हमें देखनी पड़ेगी। अब चर्च का कोई पादरी कोई इतिहास लिख रहा है तो हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि वो एक ऐसी संस्था से जुड़ा हुआ है जिसके अपने नैतिक मूल्य हैं, और जब आप उसको पढ़ेंगे तो आप उसको अपने मूल्यों के अनुसार पढ़ेंगे। लेकिन आपका प्रयास यह होना चाहिए, भले ही आप अपने मूल्यों के अनुसार इतिहास को पढ़ें, लेकिन आप वस्तुनिष्ठ होने की कोशिश करिए। मैंने पिछले या संभवतः उससे पिछले व्याख्यान में ये कहा था
कि इतिहास लिखने वाला व्यक्ति यदि यह बता दे कि मेरा इस मामले में, इस विषय में यह विचार है और मैं इस विचार के आधार पर लिख रहा हूं। यदि कोई इतिहासकार ये कह दे कि मैं मार्क्सवादी विचारधारा के आधार पर, ऐतिहासिक भौतिकवाद के आधार पर अपनी बात कह रहा हूं, तो जो उसको पढ़ने वाला होगा, उसको समझने वाला होगा, उसके सामने चित्र बिल्कुल स्पष्ट होगा कि ये जो बात कह रहे हैं इसका आधार ये है। जितनी ईमानदारी व्यक्ति को इतिहास लिखते समय अपने स्रोतों का उल्लेख करते समय करनी चाहिए, बरतनी चाहिए, उतनी ही ईमानदारी उसको अपनी विचारधारा प्रकट करने में भी बरतनी चाहिए। यदि वो ऐसा करता है तो वो ज्यादा विश्वसनीय होगा, और ऐसा नहीं करता है तो उसकी विश्वसनीयता स्वाभाविक रूप से कम होगी। तो आप मूल्यों का तुलनात्मक अध्ययन अवश्य करें, यह देखते हुए कि ये बात कहने वाला जो व्यक्ति है, ये व्याख्या करने वाला जो व्यक्ति है, यह निष्कर्ष देने वाला कोई व्यक्ति है, वह व्यक्ति सोचता क्या है, समझता क्या है। इसीलिए हम आपको बार बार कहते हैं कि किसी का लिखा इतिहास पढ़ने से पहले जिसने इतिहास लिखा है उसको आप लोगों को जरूर पढ़ लेना चाहिए। तो यह एक जरूरी बात है। तथ्यों और मूल्यों के अन्योन्याश्रय के बारे में जानने से पहले एक बात और समझ लेनी चाहिए थी आपको, वह यह है कि यह पता ही नहीं चलता कि तथ्य और मूल्य कब एकाकार हो गए हैं, क्योंकि इतिहासकार एक मूल्य विशेष के प्रति इतना आग्रही होता है कि वो दूसरे मूल्य के बारे में नहीं सोचेगा। आज की तिथि में विधवा विवाह का विरोध करने की कोई सोच ही नहीं सकता, तो वह जब अपना इतिहास लिखेगा तो उसके सामने विधवा विवाह का पक्ष ही रहेगा, विरोध के बारे में वो सोचेगा नहीं। तो यह इतिहासकार का काम है या दूसरे ऐसे लोगों का काम है जो इतिहास के आधार पर इतिहास लिखना चाहते हैं। कौन सा काम? यह समझने का काम कि जिसने ये लिखा है वो किन मूल्यों के प्रति अपने आप को बद्ध मानता है। इस बात का आप ध्यान रखिए। जब मैं ये कहता हूं क्रोचे और कोलिंगवुड को उद्धृत करते हुए कि हर इतिहास समसामयिक होता है, हर इतिहास विचार का इतिहास होता है, तब आपको यह समझना चाहिए कि इतिहासकार जब इतिहास लिखता है तो अपने परिवेश से भी प्रभावित होता है। यह परिवेश ही उसको मूल्य प्रदान करता है। यह आपको पूरी तरह से इस बात को समझ लेना चाहिए। तो मूल्यों और तथ्यों की जो पारस्परिक निर्भरता है और इनके बीच में जो क्रिया प्रतिक्रिया है, वह इतिहास को आगे लेकर जाती है। इतिहास लेखन एक ऐसा काम है जो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे चलता है और उसमें नई नई चीजें जुड़ती चली जाती है। तो वस्तुतः इतिहास है वो परिवर्तन का, गति का, प्रगति का लेखा जोखा है जो इंसान समाज में रहते हुए करता है। और इतनी बातें होने के बाद में यह बात तो आपको बहुत सामान्य लगेगी कि इतिहास लेखक जो होता है उसके व्यक्तिगत दृष्टिकोण का प्रभाव उसके लेखन पर पड़ता है। यह बात एक तरह से हो चुकी, लेकिन फिर भी एक उदाहरण से आप इसको समझ लीजिए कि एक बौद्ध भिक्षु अमेरिका का इतिहास लिखने चला जाता है या एक अमेरिका का पादरी भारत का इतिहास लिखने आता है, तो हमें उस इतिहास को पढ़ते समय यह जरूर ध्यान रखना चाहिए कि जिन लोगों ने यह लिखा है उन लोगों को जिस समाज के विषय में वे लिख रहे हैं उस समाज की वास्तविक स्थिति का अनुमान हो नहीं सकता, क्योंकि उस परिवेश को, जिस परिवेश के बारे में वे लिख रहे हैं, वो समझ नहीं सकते। तो ये सारी बातें वही बातें हैं
जो हम बार बार कहते हैं कि एक इतिहास के विद्यार्थी को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। बड़ी सरल सी बात है कि इतिहासकार अतीत की घटनाओं की व्याख्या अपनी स्वयं की सामाजिक और सांस्कृतिक संरचना के आधार पर करता है और हमें उसकी रचना को अंतिम नहीं मान लेना चाहिए। यह बहुत आवश्यक है। इतिहासकार को वस्तुपरक होना चाहिए और यदि वो वस्तुपरकता पर, वस्तुनिष्ठता पर या वस्तुनिष्ठा पर एक अलग अध्याय है आपके पाठ्यक्रम में, उस पर मैं उस समय विस्तार से बात करूंगा। अभी आप इतना ही समझ लीजिए कि केवल तथ्यों की वस्तुपरकता को ही इतिहास की वस्तुपरकता कहा जाना चाहिए क्या? यदि तथ्यों की वस्तुपरकता को ही यदि आप इतिहास की वस्तुपरकता कह देंगे तो फिर व्याख्याओं का महत्व कम हो जाएगा। व्याख्याओं का महत्व इसलिए कम नहीं हो सकता कि समान तथ्यों के आधार पर जब अलग अलग इतिहासकार अलग अलग निष्कर्ष निकाल सकते हैं तो इसका मतलब वस्तुपरकता तथ्यों की तो है ही, लेकिन उससे ज्यादा वस्तुपरकता तथ्यों की व्याख्या की है। यह बात आप लोगों को जान लेनी चाहिए। तो ऐतिहासिक घटना है वो असल में क्या है? हमारे लिए प्रतीक है और उस प्रतीक के आधार पर इतिहासकार कल्पना करता है और इतिहास की रचना करता है। इस बारे में एक विद्वान हुए हैं कार्ल बेकर। उनके कुछ निष्कर्ष हैं, वो करीब सभी पुस्तकों में आपको मिल जाएंगे। उनकी 2-3 बातें मैं बता देता हूँ। वही बातें हैं, दोहराव है, लेकिन मैं बहुत संक्षेप में बता दूंगा। वह यह है कि व्यक्ति अपने मस्तिष्क में अतीत को प्रतीक बनाकर कल्पना करता है और उसके बाद इतिहास की रचना करता है। दूसरा, उन्होंने कहा कि इतिहास की दुनिया कोई बाहर की दुनिया नहीं है, यह भीतर की दुनिया है। इतिहासकार के मन की दुनिया है, इतिहासकार के भीतर की दुनिया है। वही बात जो अभी कही थी कि इतिहासकार के अनुभव की दुनिया है, यह आपको यह मानकर चलना चाहिए, क्योंकि किसी भी रूप में अतीत को आप जिंदा नहीं कर सकते। तो अब जब कल्पना का सहारा हो गया और हम बार बार आपसे कहते हैं कि इतिहास, जब साहित्य और इतिहास की बात करते हैं तब इस बात को बार बार कहते हैं कि इतिहास साहित्य नहीं है। साहित्य में कल्पना का सहारा लिया जाता है और इतिहास में कल्पना का सहारा नहीं लिया जाता। इतिहास तथ्यों के आधार पर लिखा जाता है। लेकिन यहाँ तो एक विरोधाभास उत्पन्न हो गया जब हम ये कहते हैं कि इतिहासकार अपने मन में कल्पना करता है। तो अंतर ये है कि साहित्यकार जब कल्पना करता है तो उसके सामने तथ्यों का होना आवश्यक नहीं है, लेकिन जब इतिहासकार कल्पना करता है तो उसके सामने तथ्यों का होना जरूरी है और उस पर उपलब्ध पूर्व व्याख्याओं का भी होना जरूरी है। तो इसीलिए हर पीढ़ी का इतिहास अपना एक अलग दृष्टिकोण लिए हुए होता है। उस पीढ़ी की आवश्यकताएं, उस पीढ़ी की समाज में, उस पीढ़ी की समाज में आप ये समझ लीजिए उपयोगिता क्या है। वो पीढ़ी अपनी उपयोगिता सिद्ध करने के लिए अपने मूल्य निर्धारित करेगी और उसके अनुसार इतिहास लिखेगी। अब फिर तो यह हो गया कि जब इतना जटिल मामला है इतिहास लेखन का, तो क्या इतिहास फिर इतिहासकारों के लिए ही है, दूसरे लोग उसको नहीं पढ़ सकते? ऐसा नहीं है। हर व्यक्ति अपने आप में छोटा मोटा इतिहासकार होता है। क्यों? कि वह भी कुछ घटनाओं के बारे में जानता है, उसके पास भी कुछ तथ्य हो सकते हैं, वह भी कहीं से कोई व्याख्या सुना हुआ या पढ़ा हुआ होता है और उसके आधार पर वह भी अतीत को प्रतीक बनाकर अपने मन में कोई कल्पना करता है और अपना निष्कर्ष देता है। लेकिन यह जरूर है, जैसा कि पहले विषय आया था, कि इतिहासकार का अनुभव है और एक इतिहासकार ही इतिहास की रचना कर सकता है। तो फिर एक सामान्य व्यक्ति द्वारा रचे हुए इतिहास में और एक विशिष्ट रूप से इतिहास पढ़ने वाले व्यक्ति द्वारा या इतिहास पर शोध करने वाले व्यक्ति की दृष्टि में
इतिहास का महत्व क्या है, ये दो अलग अलग चीज़ें होगी। उसके रचे हुए इतिहास में और उस इतिहास में जो एक आम आदमी लिखता है, करता है, बताता है, उसके बीच में मूलभूत अंतर क्या है, ये हमें देखना पड़ेगा। तो असल में क्या है कि ऐतिहासिक इतिहास के जो सत्य हैं वो तथ्य और कल्पना की व्याख्या पर आधारित होते हैं। तो यह तथ्य और व्याख्या के बीच में संबंध के विषय में हम बात कर रहे थे, और यह अध्याय है वो यहीं पूरा होता है। आप मेरे साथ इतनी देर तक रहे, मैं आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ।